हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों जैसे कि दोस्तों असिस्टेंट लाइनमैन एग्जाम संबंधी हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों, लगभग 7 से 6 पार्ट के अंदर 1000 प्लस क्वेश्चन भी दोस्तों हमने अपडेट कर दिए हैं। वो पार्ट आपने नहीं देखे तो जरूर देख लें। और दोस्तों हमारी बुक आपने अभी तक परचेज नहीं की तो वो जरूर कर लें। इसकी PDF फाइल दोस्तों आपके पास भेजी जाएगी। स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है। इसका डेमो थोड़ा सा दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ किस किस लेवल के क्वेश्चन जो है इस PDF में आपको मिलेंगे। तो इस PDF में दोस्तों हमने जो GSO का एग्जाम हुआ था, शिफ्ट अटेंडेंट का एग्जाम हुआ था, या दोस्तों जो पिछला लाइनमैन का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उनको देखते हुए जो है ये PDF तैयार की गई है। 7200 प्लस क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको मिलेंगे। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर दोस्तों आपको मैसेज करना है, पे करके दोस्तों स्क्रीनशॉट उसका शेयर करना है, तो आपके पास ये PDF भेज दी जाएगी। आप दोस्तों आसानी के साथ इसको मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आसानी के साथ इनको जो है मोबाइल में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि साथ के साथ आंसर इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द ये PDF ले लें दोस्तों, और इसको जितना जल्दी हो, अभी तक बहुत अच्छा टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है, 10 दिन पड़े हैं अभी एग्जाम में। 10 दिन के दोस्तों घंटे मल्टीप्लाई करो, घंटों के हिसाब से पढ़ो, आराम से ये कवर हो जाएगी, ठीक है। और बाकी टॉपिक भी जो हरियाणा जी के छोड़ चुके हैं ना, वो हरियाणा जी के जरूर पढ़ लें। ये नहीं कि मेल कांस्टेबल के एग्जाम में हरियाणा जी के नहीं पूछी गई है तो इसमें भी नहीं पूछी जाएगी, ऐसा नहीं है। असिस्टेंट लाइनमैन के एग्जाम में हरियाणा जी के और टेक्निकल क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इनके बिना जो है लाइनमैन का एग्जाम बनता ही नहीं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप जितना जल्दी हो कवर कर लें। उसके बाद दोस्तों जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है। ओपन सर्किट टेस्ट की बात की गई दोस्तों तो आयरन लॉसेज ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है, ओपन सर्किट से। और शॉर्ट सर्किट दोस्तों कौन से लॉस ज्ञात करते हैं, हम कॉपर लॉस ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। और बाकी ऑल ओवर PDF दोस्तों 309 पेज की, यानी दोस्तों 309 पेज की है। ये दोस्तों 80 पेज में निकल जाएगी आपकी, 80 पेज में। ये कैसे निकलेगी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट जो बुक का डेमो है दोस्तों, इसमें 1500 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑल ओवर PDF दोस्तों आपको लेते हो तो 350 में मिल जाएगी आपको, ठीक है। पर एक एक PDF लोगे तो 100 रुपये का चार्ज आप पे पड़ेगा, जो महंगी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्वेश्चन जो पिछले लाइनमैन के एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए थे, उनको देखते हुए दोस्तों ये PDF तैयार की गई। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक के लेके आए हैं। जैसे निम्न में से जर्मेनियम ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है, ये दोस्तों पिछले SA के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था और लाइनमैन के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होता है दोस्तों वो 0.75 होता है। कई बार 0.7 दिया होता है, कई बार 5 नहीं दिया होता, पीछे सीधा दिया होता है 0.7, तो वो भी हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। दोस्तों HSC ALM एग्जाम की भर्ती जो है हरियाणा के इतिहास में 10 साल बाद भर्ती हो रही है। ये 2011 के अंदर भर्ती हुई थी, 4142 पोस्ट थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब भर्ती हो रही है, यानी अगले 10 साल तक कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए ये सारी की सारी PDF और जितनी अपनी जी जान लगा सकते हो इस भर्ती में लगा लो, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है, थोड़े से पढ़ने मात्र आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारी की सारी जितनी भी PDF है ये सारी की सारी लेकर जितना जल्दी हो कवर कर लें। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो PDF है हमारी, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट के अंदर दोस्तों 3000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये भी आप जितने जल्दी हो कवर कर लें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी अनटच लेवल और मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारी लास्ट जो PDF है उसके अंदर हम जो है लेके आ रहे हैं कंप्लीट बुक, ठीक है। उस बुक के अंदर दोस्तों आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। पहले टॉपिक की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, उसके बाद उसके क्वेश्चन मिलेंगे। 2800 प्लस क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको दिए जाएंगे। जैसे ये विद्युत मापक यंत्र है, इस यंत्र के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं बार बार हर एक लेक्चर के अंदर बताता भी रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर है ना, इसमें MC और MI टाइप क्वेश्चन जितने भी बनते हैं ना वो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एनर्जी मीटर से संबंधित, ठीक है। मूविंग आयरन यंत्र स्थिर रहता है, ठीक है। मूविंग जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यही पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। मूविंग आयरन यंत्र में स्थिर रहता है, तो मूविंग आयरन में तो आयरन तो घूमता है, स्थिर क्या रहेगी, कॉइल रहेगी, स्थिर क्या रहेगी, कॉइल रहेगी। तो इस लेवल के सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें दिए हुए हैं। ये सारी की सारी PDF आप जल्दी से जल्दी ले लें। लाइनमैन के एग्जाम में दोस्तों कंपटीशन है नहीं, 10 साल के भर्ती दोस्तों बाद आने की उम्मीद है या नहीं उसका हम कह नहीं सकते। ये 1500-1300 जितनी भी पोस्ट है अच्छी भर्ती है, ठीक है। अगली भर्ती आएगी तब तक तो दोस्तों हमारे बच्चे जवान होकर जो है ITI कर लेंगे और वो उसका फॉर्म भरने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमें ये इस भर्ती में लगना एक टाइप से बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्जाम के बिहाफ को देखते हुए इंपॉर्टेंट जो है रहेंगे। मूविंग आयरन यंत्र होते हैं आकर्षण प्रकार के, विकर्षण प्रकार के, तो इस लेवल के सभी क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, तो आज का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ओम का नियम किस धारा पर लागू होता है।
ओम का नियम, ओम का नियम दोस्तों वोल्टेज करंट के अनुपाती बल्कि रेजिस्टेंस के उल्टे अनुपाती होता है, जबकि भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे, जैसे हमारा टेम्परेचर आदि। ठीक है, तो ये दोस्तों एसी और डीसी दोनों प्रकार की सप्लाई पर ओम का नियम जो है हमारा लागू होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विशिष्ट यानी दोस्तों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक चिन्ह है, पूछा गया है इसमें क्या है, तो उसको दोस्तों किससे डिनोट करते हैं? ये एक सिग्मा होता है, ये चालकता, ठीक है, कंडक्टिविटी का ये हमारा चिन्ह रहता है। ये चिन्ह जो है ये दोस्तों हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का है। किसका है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जैसे कि दिया हुआ है, निम्न में से अच्छा चालक है। अच्छे चालक की बात करें तो दोस्तों एल्यूमिनियम है, लोहा इसमें अच्छा चालक नहीं है, कार्बन इसमें अच्छा चालक नहीं है, और नेक्स्ट ऑप्शन जो यूरेका दिया हुआ ना ये भी अच्छा चालक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हो जाता है। अगर यहाँ पे तांबा दिया हो तो तांबा हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम ही दिया हो बेस्ट चालक। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा। घरों में, भवनों, कार्यशाला में आदि से वायरिंग की जाती है, तो किस कनेक्शन के अंदर ये वायरिंग की जाती है? तो ये दोस्तों समांतर क्रम में जो घरों में कनेक्शन जो किए जाते हैं ना, ये पैरेलल में किए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पैरेलल में जो है कितने भी कंपोनेंट लगे हों पैरेलल में, उनको वोल्टेज समान मिलती है। ठीक है, अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो पहले पहला वोल्टेज होगा वो ड्रॉप करेगा, फिर जो वोल्टेज बच जाएंगे वो नेक्स्ट में जाएंगे, तो ऐसे चलता है। इसीलिए दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। निम्न में से शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? शक्ति ज्ञात करने के दोस्तों हमने कल भी फॉर्मूले किए थे, आपको पता हो तो। ठीक है, तो उसमें हमने एक वीआईपी ट्रिक बनाई थी, वीआईपी। तो शक्ति ज्ञात करने का इसमें फार्मूला पूछा गया, तो वो दोस्तों हमारा आर ज्ञात करने का फार्मूला था, वीआईपी और वीआईपी। ये इसमें दोस्तों हमारा फार्मूला बना था। इसका भी दोस्तों स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो इसमें दोस्तों आपको ज्ञात करना, तो ये सभी के सभी फार्मूले जो है ना, ये शक्ति ज्ञात करने के ही हैं। ठीक है, क्या है? ये शक्ति ज्ञात करने के ही हैं सभी फार्मूले। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा डी हो जाता है। उपरोक्त सभी पी वोल्टेज गुणा करंट, पी वी स्क्वायर बटे में आर, पी आई स्क्वायर गुणा में करंट, ये सभी के सभी फार्मूले जो हैं ये शक्ति ज्ञात करने के हैं। दोस्तों एक समय ऐसा जरूर दिया जाएगा जिसमें आपसे वाट या दोस्तों रेजिस्टेंस, वाट या दोस्तों करंट दिया जाएगा, उसमें जो विलुप्त संख्या है उसको पूछा जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस नहीं दिया तो रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, ठीक है, करंट नहीं दिया तो करंट पूछा जाएगा। वायर वाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु है, वायर वाउंड प्रतिरोध, ठीक है, जो वायर वाउंड होते हैं ना ऐसे प्रतिरोध, उनको बनाने के लिए कौन सी धातु यूज की जाती है? तो यूरेका की जाती है। ठीक है, यूरेका की जाती है। यूरेका क्यों की जाती है दोस्तों? क्योंकि ये टेम्परेचर का इस पर कम इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर कितना भी हो इसका रेजिस्टेंस फिक्स रहता है। मान लो इसका 10 ओम रेजिस्टेंस है ना, तो टेम्परेचर कितना ही हो जाए इसका फिक्स रहेगा रेजिस्टेंस, इसलिए इसका यूरेका के अंदर जो है इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है? किस पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है? फाइबर की। अब फाइबर की इसकी क्यों नहीं होती? क्योंकि ये तो कंडक्टर है ना, कंडक्टर की कहाँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी? ठीक है, इंसुलेटरों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। इंसुलेटर क्या होते हैं? जिनमें से करंट प्रवाह नहीं होता, सीधी सी बात है, जिनमें करंट ना गुजरता हो वो होते हैं हमारे जो है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें करंट गुजर जाए उनको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो चांदी है, पित्तल है, पारा है, इनके अंदर से करंट गुजर जाता है, तो इनकी कोई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होती। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उनकी होती है जो इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मीन दोस्तों जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह हमारे नहीं होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई क्या है? विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई, जो मैं सिग्मा बता रहा था ना, ऐसे करके एक सिग्मा बता रहा था, वो चिन्ह था इसका। ठीक है, और इसकी इकाई जो होती है वो साइमन मीटर होती है। क्या होती है? साइमन मीटर होती है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया है, किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो 7.5 ओम है, 7.5 ओम है, तो उसकी चालकता क्या होगी? तो उसकी चालकता हो जाएगी दोस्तों हमारी 0.133 साइमन, 0.133 साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बिजली से तारों में लगी आग किस श्रेणी की आग है? ये दोस्तों बिजली वाली आग है ना, ये जरूर कवर कर लें। मैंने ग्रुप में भी, लाइनमैन का जो पेड ग्रुप है उसमें भी दोस्तों ये अलग से पीडीएफ इनकी डाल दी है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है सी। डी टाइप के जो अग्निशमक यंत्र होते हैं ना दोस्तों, वो हम यूज करते हैं बिजली से लगी आग। कौन सी लगी आग में? बिजली से। आग कई प्रकार की होती है दोस्तों, जैसे कपड़े से लगी आग, या दोस्तों हमारी लकड़ियों से लगी आग, या दोस्तों हमारे जो टायर ट्यूब होते हैं उनसे लगी आग। तो अलग अलग प्रकार की आग होती हैं। तो बिजली की तारों में लगी आग जो है वो डी टाइप के जो अग्निशमक होते हैं यंत्र, जैसे CTC है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ठीक है, इस टाइप के जो है इन पर यूज करते हैं। विभवांतर का मात्रक क्या है? विभवांतर को कहते हैं दोस्तों वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज कहते हैं PD। बहुत सारी चीज़ों का तो वोल्टेज ही है इकाई, PD पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हम बेक EMF की बात करें तो भी हमारा जो ये इकाई होती है बेक EMF की मापने की, वो भी दोस्तों हमारी वो वोल्ट होती है।
ईएमएफ की भी इकाई दोस्तों वोल्ट होती है, वोल्टेज की इकाई भी वोल्ट होती है। तो यहाँ विभवांतर पूछा गया है, ठीक है। विभवांतर, दो विभवांतर को कहते हैं दोस्तों हमारा विभवांतर। विभवांतर का अंतर मतलब होता है दोस्तों दो टर्मिनलों के बीच की जो वोल्टेज मापी जाती है ना, उसको विभवांतर कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसकी इकाई वोल्ट है। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज पाया जाता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेम डिटो लाइन में पिछले लाइनमैन के एग्जाम आपने देखे हैं तो पूछा गया है। प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10 की -19 कुलाम, ठीक है। कुलाम में इसको दोस्तों शो किया गया है। हीटर का एलिमेंट किस धातु से बनाया जाता है, तो हीटर का एलिमेंट दोस्तों बनाया जाता है नाइक्रोम का। और वायर बाउंड रेजिस्टेंस किसके बनाए जाते हैं, यूरेका के। नाइक्रोम के अंदर दोस्तों निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है नाइक्रोम वायर के अंदर, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट या दोस्तों इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है उसका एलिमेंट भी इसी का ही बनाया जाता है। काबिया जो बोलते हैं ना, जिसको सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं, उसका एलिमेंट भी इसी का बनाया जाता है। लेकिन उसकी जो बिट होती है वो कॉपर की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कॉपर की, तांबे की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है एम्पियर मीटर किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो एक मात्र एम्पियर मीटर ये ऐसा है दोस्तों जिसको सीरीज में जोड़ा जाता है। बाकी लगभग इसलिए कहूँगा क्योंकि एक आधा मीटर और हो जाता है जिसको सीरीज में जोड़ते हैं। बाकी लगभग जितने भी मीटर बचते हैं ना हमारे श्रेणी क्रम में, ठीक है, सॉरी समांतर क्रम में यानी पैरेलल में जोड़े जाते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम या सीरीज ये दोस्तों एक ही नाम है दोनों के, ठीक है। तो एम्पियर मीटर से हम करंट मापते हैं, ठीक है, और ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्युत घंटी का बजना, विद्युत का कौन सा प्रभाव है। विद्युत घंटी बज रही है तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा ना, ठीक है। तो विद्युत घंटी का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव दोस्तों इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। एमसीबी का पूरा नाम, फुल फॉर्म की वीडियो दोस्तों हम अलग से लेके आएंगे। उसमें जितनी भी फुल फॉर्म बनती है ना, एमसीबी है, आरसीबी है, एमसीसीबी है, ईएलसीबी है, ठीक है, एचआरसी है, सीटीसी है, वीआईआर है, ठीक है, वीआईआर है, वीडीआर जैसे वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है। इन सभी की फुल फॉर्म हम करवा देंगे। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका दोस्तों पूरा नाम होता है। एचआरसी का होता है हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, ठीक है। कल एक क्वेश्चन दोस्तों हम पढ़ रहे थे, दो फेजों के बीच की करंट को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो दो फेज की जो बीच की करंट होती है ना दोस्तों, उसको लाइन करंट कहते हैं। कल मैंने हो सकता है बाई मिस्टेक गलत बता दिया हो, उसको लाइन करंट कहते हैं। एक फेज और एक न्यूट्रल, मान लो एक ये फेज है और ये न्यूट्रल है, इसके बीच की जो वोल्टेज होती है ना उसको फेज करंट कहते हैं, ठीक है। उसके बीच की वोल्टेज को फेज और न्यूट्रल के बीच की करंट को फेज करंट कहते हैं। दो फेजों के बीच की जो करंट होती है उसको लाइन करंट कहा जाता है। क्या कहता है, लाइन करंट। उसके बाद दोस्तों वोल्टेज की बात करें तो दो फेजों के बीच की वोल्टेज को जो है लाइन वोल्टेज कहते हैं, और एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज को फेज वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना भारी होता है। इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से कितना भारी होता है, तो ये 1845 गुना भारी होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितना गुना भारी होता है, 1845 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का गलनांक बिंदु कितना है। तो चांदी का जो गलनांक बिंदु है वो 960 डिग्री सेल्सियस है, चांदी का गलनांक बिंदु। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार पर्टिकुलर एक सम के टाइप में पूछ ली जाते हैं। किसी तार की लंबाई दुगुनी व कटा क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि लंबाई भी दुगुनी कर दी और उसका जो एरिया था वो भी दुगुना कर दिया, तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस पर दोस्तों कहाँ प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस अगर 4 ओम था तो 4 ओम ही रहेगा। अब यहाँ पे उल्टा अगर दे दिया जाए, अगर लंबाई दोगुनी कर दी जाए किसी रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस भी तो दोगुना हो जाएगा ना, R गुना में 2, ठीक है। लंबाई दोगुनी है लेकिन एरिया भी तो बढ़ा दिया ना साथ में, ठीक है। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप करंट को ना पानी के इक्वल ले सकते हो। करंट बहता है ना किसी चीज़ के अंदर तो वो पानी की तरह बहता है। अगर पाइप बड़ा है तो पानी ज़्यादा बहेगा, ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। सीधी सी बात है ना। आप एक पानी की पाइप होती है ना लंबी, उसको सपोज करके चलो रेजिस्टेंस का, तो पाइप पतली है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी तार पतला है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तार मोटा है तो रेजिस्टेंस कम है। ये सीन होता है इनका, ठीक है। अब्रक की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का प्रास कितना होता है, यानी वोल्टेज पूछा गया है अब्रक का कितना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वोल्टेज होता है। तो ये होता है दोस्तों हमारा 20 से 60 किलो वोल्ट mm पर mm के हिसाब से होता है 20 से 60 किलो वोल्ट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को दोस्तों हम ओम में मापते हैं, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वर्ग बी के अचालकों का अधिकतम सुरक्षित तापमान कितना है। वर्ग बी पूछा गया है ना यहाँ पे, ठीक है। वो पहले हम डी की बात कर रहे थे, ठीक है। डी जो अग्निशमन यंत्र बुझाने के कारण जो इलेक्ट्रिक किसी इंस्ट्रूमेंट में लगी आग को बुझाने के लिए यूज करें। यहाँ पे पूछा गया वर्ग बी के अचालकों का अधिकतम सुरक्षित मान कितना है, तो 130 डिग्री सेल्सियस अधिकतम इनका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच सॉकेट
किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? जो स्विच सॉकेट और हमारे घरों में जो यूज होते हैं ना, ये बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। किसके? बेकेलाइट के। और जो हमारे बड़े बड़े इंसुलेटर होते हैं ना, जैसे एक टाइप इंसुलेटर है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, ठीक है, टी टाइप इंसुलेटर, ये सभी के सभी इंसुलेटर पोर्सलिन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? पोर्सलिन के। इंसुलेटर की भी दोस्तों अलग से वीडियो लेके आनी पड़ेगी। ऑल टाइप जो इंसुलेटर है, कौन सा इंसुलेटर कितनी वोल्टेज का होता है, ठीक है, उनकी पर डिस्क में कितने वोल्टेज होते हैं, वो हमें कवर करना एक टाइप से जरूरी है। विद्युत युक्तियों को 3 या अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कौन सा स्विच इस्तेमाल करते हैं? तो एक से अधिक 3 या उससे अधिक स्थानों से नियंत्रित करने के लिए दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच करते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट का स्विच का ऐसे सिंबल देखा होगा आपने, ठीक है, सिंबल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसमें इंटरमीडिएट स्विच का सिंबल दिया हुआ है। टू वे स्विच भी होता है ना एक, जो हम जीने की वायरिंग के अंदर यूज करते हैं, टू वे स्विच, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, करंट बहने के 2 रास्ते होते हैं टू वे स्विच के अंदर, ठीक है। जो सिंगल वे स्विच होता है उसमें सिर्फ एक रास्ता होता है। किट फ्यूज का एम्पियर प्रास कितना होता है? तो किट फ्यूज को 5 एम्पियर से लेके 3000 एम्पियर तक का उसका एम्पियर प्रास हो सकता है। किट फ्यूज जो एक टाइप से उनके वायर वगैरह जो बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 100 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, ये है वही फार्मूला आ गया ना। अब इसमें रेजिस्टेंस पूछ लिया, अब वीआईपी नाम याद है तो आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है। कैसे निकाल लोगे मैं बताता हूँ आपको। R इक्वल टू वी.आई.पी ये फार्मूले हो गए। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। अब इसमें क्या चीज़ दी हुई है? इसमें एक तो वोल्टेज दी हुई है, एक पावर दी हुई है, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज और पावर को हम कैसे करेंगे, 250 इसका स्क्वायर हो जाएगा। वाट कितनी दी हुई है हमारी, ठीक है, इसकी वाट दी हुई है 100, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर करोगे तो इतना आ जाएगा 625 ओम, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद होने जरूरी हैं। फार्मूले याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। यदि कोर लेमिनेशन की मोटाई आधी कर दी जाए तो एडी करंट, सिंपल सी बात है, कोर है एक, उसकी मोटाई जो है वो आधी कर दी तो जो उसका एडी करंट लॉस है ना वो 4 गुना यानी 1/4 तक कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? 1/4 तक। यानी दोस्तों जो हमारी सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन की पत्तियां होती है ना, आप उनको जितना पतला करोगे उतना ही रेजिस्टेंस, उनका जो लॉस है एडी करंट वो कम होता जाएगा, ठीक है। एडी करंट लॉस क्या होता है? एक व्यर्थ की गर्मी तो होती है ना, एक हीट होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु कौन सी सप्लाई जरूरी है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए दोस्तों डीसी सप्लाई जरूरी है, डायरेक्ट करंट जरूरी है, हिंदी में दिष्ट धारा भी इसको बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु कौन सी सप्लाई जरूरी है? डीसी सप्लाई, डायरेक्ट करंट। निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? अब देखो दोस्तों, अभ्रक है, ये कुचालक है, इनमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो सकते। बेकेलाइट में भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो सकते, मार्बल के अंदर भी नहीं हो सकते। तो सर्वोत्तम सुचालक कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें दोस्तों ना तो कॉपर दिया हुआ, ना एल्यूमिनियम दिया हुआ, ठीक है, ना लोहा दिया हुआ, ठीक है। तो इनमें से कोई भी सर्वोत्तम सुचालक नहीं है। सर्वोत्तम सुचालक हमारा जैसे कॉपर है जिसमें रेजिस्टेंस कम से कम होता है, फिर दोस्तों और इससे नीचे की श्रेणी के कंडक्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चार्जिंग करते समय लेड एसिड बैटरी लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो चार्जिंग करते समय वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने अंदर स्टोर करता है एनर्जी को, ठीक है। सेल की हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके उसके अंदर अपने आप को क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। जैसे जो घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं सभी के घरों में, तो ये इन्वर्टर क्या करते हैं? ये डीसी सप्लाई को स्टोर करते हैं। एसी सप्लाई स्टोरेज करना बहुत मुश्किल काम होता है, एसी सप्लाई स्टोरेज नहीं की जाती, लेकिन डीसी सप्लाई को स्टोर करना आसान होता है। इसलिए दोस्तों बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। बैटरी के अंदर डीसी वोल्टेज स्टोर होते हैं हमारे, ठीक है। इसके अंदर जो इन्वर्टर होता है ना, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। पहले तो वो एसी लेकर डीसी में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करता है, फिर जब हम लेने की बारी आती है सप्लाई, तो दोस्तों वो वही बैटरी उसी ट्रांसफार्मर को सप्लाई देती है, फिर वही ट्रांसफार्मर उसको डीसी में कन्वर्ट करके आगे देता है। चलिए, सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है, जैसे कि हम बात कर रहे थे। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल कितना मान होता है? तो डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है, ईएमएफ जो होता है, वो 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। फेरा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता कितनी होती है? जैसे कि मैं बार बार आपको बताता ही रहा हूँ कि जो फेरा, पेरा और डाया, ये सभी प्रकार के जो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में दिए हुए हैं, ये आप सारे के सारे जरूर याद करके जाएं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इकाई से अधिक होता है, यानी दोस्तों इनकी मैग्नेटिक शक्ति जो होती है वो बहुत अधिक होती है। एक पेरा होती है, पेरा की क्या होती है? इकाई से कम होती है, और बिल्कुल जीरो होती है, उसको डायनेमिक कहते हैं, डायनेमिक चुंबकीय पदार्थ। चलिए, अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा दिया हुआ है। 150 वाट 100 वोल्ट के 2 लैंप समानांतर क्रम में जोड़े हुए, तो समानांतर क्रम में जोड़े हुए तो सीधा इनको जोड़ ही देंगे, ठीक है। समानांतर क्रम में जोड़े हुए तो सीधा इनको, पावर समानांतर क्रम में क्या होती है? ऐड होती रहती है, तो 150 गुणा 300, 150 गुणा में 2 हो जाएगा, तो 300 वाट हो जाएगा। कुल शक्ति पूछी गई है ना।
हरा नीला पीला चांदनी अंकित प्रतिरोध, ये दोस्तों हमारा एक फार्मूला बनता है, बीपी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ हिज वाइफ ऐसे करके। तो उसमें दोस्तों हमारा इसको एक्सप्लेन करेंगे ना तो उसमें अलग अलग कलर मिल जाएंगे और उस कलर को हम नोट करके इनकी मान जो है, इनकी क्षमता जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे इसकी क्षमता कितनी है 560 किलो ओम, ये प्लस माइनस 10% का मतलब है 10 माइनस इसमें टॉलरेंस है, इसमें कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो 560 किलो का ओम का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिस रेजिस्टेंस के अंदर कौन कौन सी पट्टियाँ दी होगी, हरा नीला और पीला, ठीक है, हरा नीला और पीला चांदनी, इन तीनों पट्टियों का रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे धरातल पर सफेद चिन्ह किस सुरक्षात्मक चिन्ह का, ये तो ये सकारात्मक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हीटिंग एलिमेंट किसके बनाए जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नाइक्रोम के बनाए जाते हैं। वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो है यूरेका के बनाए जाते हैं। ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहाँ यूज करते हैं, जो हमारे रियोस्टेट होते हैं उसमें यूज करते हैं। रियोस्टेट कभी IIT में आपने पढ़ा होगा तो सुना होगा, रियोस्टेट के अंदर यूज करते हैं। जो हमारा स्टार्टर होता है ना 3 पॉइंट 4 पॉइंट 2 पॉइंट, उनके अंदर भी दोस्तों इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओम का नियम लागू होता है, तो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहा जाता है, क्या कहते हैं, ऊर्जा। वोल्टेज और करंट और पावर फैक्टर के गुणनफल को शक्ति कहा जाता है, ठीक है। ये हॉर्स पावर हो जाती है। एक मीट्रिक प्रणाली के अंदर 735.5 और एक बिट्रिस प्रणाली के अंदर 746 वाट होते हैं, ये हम कर चुके हैं। जो हमारी एक PDF में क्वेश्चन गलत दिया हुआ है वो भी सही कर लें। वोल्टेज सेल में कैथोड बना होता है। अब कैथोड क्या होता है दोस्तों, हमारा एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव, ठीक है। तो कैथोड किसका बना होता है, जस्ते का बना होता है, ठीक है। तांबे का कार्बन का नहीं बनाता, जस्ते का। कैथोड होता है हमारा नेगेटिव पॉइंट और एनोड जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है पॉजिटिव पॉइंट। किसी भी सेल के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, एक को एनोड कहा जाता है, एक को हम कैथोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 200 वाट व 856 वाट समान वोल्टेज लैंपों में किसका प्रतिरोध अधिक होगा। अब अधिक प्रतिरोध किसका होगा, जो लैंप क्या होगा कम वाट का होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। जो लैंप क्या होगा, कम वाट का होगा, कम वाट का लैंप होगा उसका प्रतिरोध जो है वो अधिक होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के समान ध्रुवों में होता है प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुवों में क्या होता है, समान ध्रुव है, नॉर्थ से नॉर्थ है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूरी तो धकेलेंगे। एक दूसरे के जो विपरीत पोल होते हैं, एक दूसरे के जो व्युत्क्रमानुपाती पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में सीरीज में जुड़े हुए हैं और 1.5 वोल्ट के सेल जुड़े हैं, तो परिपथ की, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 5 हमारे ओम के प्रतिरोध है, 3 है, तो कितने हो जाते हैं हमारे 15, ठीक है। तो 15 ये है और 15 ये है, 1.5 ये है, इसको हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.1 एम्पियर। तो 0.1 एम्पियर का करंट जो है इनमें प्रवाहित होगा। तो ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा क्या दिखाता है, तो अंगूठा दिखाता है दोस्तों धारा की दिशा, ठीक है, करंट बहने की दिशा दिखाता है। किसमें, फ्लेमिंग के जो हमारा दाएं हाथ का नियम है, ठीक है, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। एक शॉर्ट सर्किट परिपथ में धारा का मान क्या होगा, शॉर्ट हो गया सर्किट तो अनंत ही होगा, उसमें धारा को माप थोड़ी सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड जो है धारा होती है। जैसे आसमानी बिजली होती है, आसमानी बिजली को मापा थोड़ी जा सकता है। आसमानी बिजली पैदा कैसे होती है, अब ये भी थोड़ा सा हम बात आ चुकी है तो कवर कर लेते हैं। हमारे आसमान के अंदर जो है पहाड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, जो जब बारिश का मौसम होता है तो ये रेंगना शुरू कर देते हैं, ये चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एक टाइप से। तो ये चलते चलते इनमें अपने आप में एक चार्ज हो जाता है, ठीक है, एक में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक के अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, अपने आप में चार्ज हो जाते हैं ये, ठीक है। और जब ये रेंगते रेंगते या चलते चलते आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो एक ब्लास्ट होता है, ठीक है। उस ब्लास्ट के अंदर एक बिजली पैदा होती है, जो कहीं ना कहीं तो बिजली जाएगी ना, तो वो धरती की तरफ बढ़ती है। धरती की तरफ कैसे बढ़ती है वो, क्योंकि देखो जो हमारा बारिश का मौसम होता है ना, तो उसमें नमी होती है और नमी के अंदर इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, ये आपको सभी को पता है, जैसे पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, ठीक है। तो उस नमी के थ्रू वो धरती के अंदर बढ़ते हैं और अंडरग्राउंड होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी ना, आसमानी बिजली, आसमान के अंदर बिजली कैसे पैदा होती है। तो हल्के सा ये क्वेश्चन था, ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि आसमान के अंदर बिजली क्यों पैदा होती है, मतलब क्यों बिजली चमकती है। वो चमकती नहीं है, वो एक टाइप से पैदा ही होती है, एक ब्लास्ट टाइप होता है जो नीचे आके जो है अपने आप में डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऊष्मा का मात्रा क्या है, कैलोरी।
उष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। ठीक है, ये जो आसमानी बिजली वाला क्वेश्चन है ना, ये इंटरव्यू के एग्जाम में पूछा गया था, तो किसी को, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। विद्युत धारा के 3 प्रमुख प्रभावों में से एक निम्न में से कौन सा नहीं है? देखो दोस्तों, रासायनिक प्रभाव विद्युत धारा का होता है, चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा का होता है, उसमें भी होता है, लेकिन किरण का कोई प्रभाव विद्युत धारा के अंदर नहीं होता। ठीक है, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और दोस्तों हीटिंग इफेक्ट, ये सभी के सभी होते हैं। भारत में सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है? सप्लाई की फ्रीक्वेंसी दोस्तों हमारी है 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। 1 या 2% पता नहीं इसकी टॉलरेंस होती है, 1 या 2% ये कम ज़्यादा हो सकती है। उच्च वोल्टता केबलों का मान निम्न में से कितना होता है? तो 22,000 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज जो केबल होती है वो उच्च वोल्टता केबल के श्रेणी में आती है। कार्य करने की दर किसे कहते हैं? ये शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को भी शक्ति कहते हैं। वोल्टेज गुणा करंट गुणा हमारे पावर फैक्टर के, यानी कोसाइन वोल्टेज गुणा में करंट, इसके गुणनफल को भी हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, पावर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गतिज प्रेरित विद्युत वाहक ज्ञात करने का सूत्र इसमें ये छोड़ो दोस्तों आप। ठीक है, ये जितने भी ईएमएफ इक्वेशन बनती है ना, ईएमएफ इक्वेशन, ये सारी की सारी जरूर याद करके जाना आप। ईएमएफ इक्वेशन बता देता हूँ, 4 टॉपिक है ईएमएफ इक्वेशन के, अल्टरनेटर और हमारी मोटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और हमारा एक ट्रांसफार्मर। इन सभी की ईएमएफ इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड सिस्टम मिलेगा, वो सारा का सारा आप याद करके जाना, या मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवा दूंगा। वोल्टेज सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल होता है। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? अब ये भी पता होना चाहिए। जिन सेलों को दोबारा से चार्ज नहीं किया जा सकता उनको प्राथमिक सेल कहते हैं। ठीक है, जिनको दोबारा से चार्ज कर सकते हैं उनको वोल्टेज सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारी घरों की बैटरी होती है, उनको दोबारा चार्ज कर सकते हैं ना, तो वो हमारी द्वितीयक सेल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कारक को कम करके प्रतिरोध का मान बढ़ाया जा सकता है। निम्न में से किस कारक को कम करके प्रतिरोध का मान बढ़ाया जा सकता है? तो कूलाम का मान कम करके बढ़ाया जा सकता है। हल्का सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि में धारा के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाता? धारा के रासायनिक जो है प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में नहीं किया जाता, सेल में, धातु शोधन में। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है इनमें से कोई भी नहीं। रासायनिक प्रभाव का प्रयोग इनके अंदर नहीं किया जाता। रासायनिक प्रभाव का जो हमारा प्रयोग किया जाता है वो सेल और बैटरी के अंदर किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर बैटरी के अंदर किया जाता है, तो इसमें सेल भी ऑप्शन हमारा जो है वो रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक अच्छा सेल वह होता है, एक अच्छा सेल वह होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल ही कम हो। अच्छा सेल वही होगा ना जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दिए गए 1.5 वोल्ट के सेल में से 3 वोल्ट की घंटी बजाने के लिए उन्हें किस क्रम से जोड़ा जाएगा? अब दोस्तों 3 वोल्ट की घंटी बजानी है, दिए गए सेल दिया हुआ, तो इनकी सेलों की एक खास बात होती है, तो 3 वोल्ट हमें ज़रूरत पड़ेंगे, तो 3 सीरीज़ में जोड़ेंगे ना 2 सेल, तो वो सीरीज़ में जोड़ेंगे तो 3 वोल्ट की घंटी हम उसको बजा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में प्लेट शॉर्ट होने से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्लेट शॉर्ट होने से बचाने के लिए सेपरेटर यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेटर, जो उनको प्लेटों को आपस में से अलग अलग रखता है। लेड एसिड बैटरी में दोस्तों 3 प्रकार के फॉल्ट होते हैं। 3 प्रकार के फॉल्ट होता है, बकलिंग, प्लेटों का मुड़ जाना बकलिंग कहलाता है। एक सल्फेशन होता है, बैटरी के प्लेटों पर लेड सल्फेट की तह जम जाना, उसको दोस्तों सल्फेशन कहते हैं। एक दोस्तों सेडिमेंट टेंशन होता है। सेडिमेंट टेंशन दोस्तों प्लेटों का जड़कर नीचे गिरना जो है सेडिमेंट टेंशन कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के फॉल्ट होते हैं। बैटरी को 2 प्रकार से चार्ज किया जाता है, एक तो बूस्टिंग चार्ज होता है, एक ट्रिकल चार्जिंग होती है। ट्रिकल चार्जिंग में कम करंट देकर चार्ज किया जाता है और बूस्टिंग चार्ज के अंदर अधिक करंट देकर चार्ज किया जाता है। एक दोस्तों हाइड्रोमीटर होता है जो बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के काम आता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों मैंने कम टाइम में कवर करवाने की कोशिश की है। बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है हमारी बैटरी की क्षमता, डिस्चार्ज की दर पर, इलेक्ट्रोलाइट पर भी कि किस लेवल का इलेक्ट्रोलाइट हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूरी तरह से लेड एसिड बैटरी का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सी जांच करेंगे? पूरी तरह से चार्ज है ना, तो चार्ज में हम वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टेज बैटरी का एक हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्ट आता है, उससे वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। अपेक्षित घनत्व की दोस्तों हम अभी बात कर रहे थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों हम बात कर रहे थे। ठीक है, उससे हम हाइड्रोमीटर से ज्ञात कर सकते हैं। गैस का निकलना, अगर गैस का निकलना है, जो ऊपर वेंट प्लग लगे होते हैं, ये हमारी बैटरी है ना, इनके ऊपर जो ये ढक्कन लगे होते हैं इनको वेंट प्लग बोला जाता है। ये खोल दें आप, ठीक है, अगर उसमें से गैस निकल रही है ना थोड़ी थोड़ी, तो बैटरी हमारी प्लेटें जो है वो फुल चार्ज है। ठीक है, तो इन सभी बातों से इसका पता हम लगा सकते हैं। लेड एसिड बैटरी की वाट आवर क्षमता कितनी होती है? तो वाट आवर क्षमता लगभग 80% होती है। जो लेड एसिड बैटरी होती है ना, उसकी वाट आवर क्षमता 80% होती है। निम्न में से आवेश का प्रतीक चिन्ह है, तो क्यू, कूलाम जिसको बोलते हैं आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
एक 250 वाट का हीटर 15 मिनट तक 230 वोल्ट की सप्लाई पर चलने से कितनी ऊष्मा जूल में पूछी है, जूल में उत्पन्न करेगा। देखो हल्का सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से इसको देखो तो 15 मिनट दिए गए हैं, आप 15 मिनट को 60 से गुणा कर लो, सेकंड आ जाएंगे, ठीक है। कितने सेकंड आ जाएंगे, मान लो 900 सेकंड आ जाएंगे, ठीक है। फिर 900 सेकंड के अंदर आपको क्या करना है, इसको गुणा ही तो करना है, 25 को आप 9 से गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, तो ये हमारा आ गया 2.000, ठीक है। 2,25,000 जूल आ जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, इनको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती, आप आसानी के साथ कर सकते हो। 2 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी वह कटाक्ष क्षेत्रफल घटाकर आधा कर दिया। बात तो मजे की ये है ना कि कटाक्ष क्षेत्रफल आधा कर दिया इसने। एक पाइप है, उस पाइप की मान लो मोटाई है 2 सेंटीमीटर की, अब उस पाइप की मोटाई तो आपने क्या कर दी, लंबाई तो बढ़ा के 2 गुनी कर दी, और ये मोटाई 2 से 1 सेंटीमीटर कर दी, तो रेजिस्टेंस तो अपने आप 8 ओम हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे कि 2 ओम का प्रतिरोध तार का लंबाई बढ़ाकर, लंबाई 2 बढ़ाई तो 2 गुनी होगी, और इसकी क्षेत्रफल घटाकर आधा कर दिया तो इसकी फिर 2 गुनी होगी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम जल्द बाकी के कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज जो है इतने ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे डिटेल के साथ, ठीक है। जिन्होंने हमारी PDF नहीं ली है वो जल्द से जल्द PDF ले लें, क्योंकि उनमें वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेज है। MCQ टाइप दोस्तों ऑल क्वेश्चन रहेंगे। जल्द से जल्द दोस्तों आप PDF लेके, अभी काफ़ी घंटे पड़े हुए हैं एग्जाम में, अब तो घंटे लेके चलो ना, दिन तो हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है। तो सारी की सारी PDF जल्दी से जल्दी कवर कर लें, और ये हमारी वीडियो रोजाना देखते रहें, उनमें काफ़ी क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन तो हम वीडियो में नहीं करवा पाएंगे, लेकिन कोशिश है हर लेवल तक पहुंचने की। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।